नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और इसमें आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपको दिखाते हैं कारोबार जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। और जब हम बात करते हैं बड़ी खबरों की, तो कारोबारी सत्र का आज 5वां दिन यानी कि शुक्रवार है। और कहीं ना कहीं सेंसेक्स की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर हुई है, क्योंकि जो तमाम इंडिकेटर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट से, वो सुस्त नज़र आ रहे हैं। तो क्या ये सुस्ती आज पूरे दिन भी बरकरार रहेगी या नहीं, इस पर रहेगी हमारी खास नज़र। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नज़र प्रमुख आर्थिक टॉप लाइंस की तरफ। यूनाइटेड नेशंस की प्रमुख वेस्ट रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आया बड़ा बयान सामने। भारतीय अर्थव्यवस्था के 2025 में 6.6% और वर्ष 2026 में 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान। सर्विसेज और गुड्स सेक्टर में आएगी वृद्धि। भारत ने अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन ट्रेन इंजन बनाया। जींद सोनीपत रूट पर होगा इसका परीक्षण। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माना, इस तरह की तकनीकी उन्नति से देश को मिलता है आत्मविश्वास और बढ़ते हैं हम आत्मनिर्भरता के पथ पर। आम्रपाली के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। फ्लैट का कब्जा लेने के लिए घर खरीदारों के नहीं आने पर कड़ा कदम। एनबीसीसी को दिया ऐसे फ्लैट रीसेल करने का निर्देश। तो आज बढ़त के साथ खुले हैं भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 170 अंकों की बढ़त के साथ 77,790, निफ्टी 37 अंक चढ़कर 23,564 पर कर रहा है कारोबार। तो जानते हैं दुनिया भर के बाजारों को हाल। शुरुआत करते हैं गिफ्ट निफ्टी से कि गिफ्ट निफ्टी के जो शुरुआती क्यूज थे, आखिरकार वो किन स्तरों पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। तो 23,611 का लेवल, 49 अंकों का दबाव गिफ्ट निफ्टी में। और सेंसेक्स का ओपनिंग काउंटर्स अगर हम देखें तो मामूली सुस्त शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी। रुक करते हैं कि सेंसेक्स का काउंटर इस वक्त किन स्तरों पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 77,790 का लेवल है जब हम बात करते हैं बीएसई सेंसेक्स की। और फिलहाल अगर देखें तो कहीं ना कहीं दबाव देखा जा रहा है यहाँ पर, खास तौर पे एफएमसीजी, पीएसयू और कैपिटल गुड्स सेक्टर में ज़बरदस्त मुनाफा वसूली है। वहीं आईटी जो इंडेक्स है वो हरे निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और आईटी स्टॉक्स जो हैं वो मजबूती के साथ खड़े हुए। एक बार निफ्टी पर भी देख लेते हैं नज़र कि निफ्टी किन स्तरों पर ट्रेड करता हुआ। तो जो ताज़ा आंकड़ा है वो 77,449, 170 पॉइंट्स डाउन। वहीं निफ्टी 23,459 और 66 अंकों का दबाव निफ्टी में भी नजर आ रहा है। कौन से वो स्टॉक्स हैं और ख़ास तौर पर सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं कि जहां पर बाजार में वो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो आईटी जो सेक्टर है वो हरे निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम बात करें टेक, ये भी टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, यानी आईटी क्षेत्र की बदौलत हम देख सकते हैं कि इस वक्त मजबूती नजर आ रही है शेयर बाजार में बीएसई आईटी और टेक सेक्टर्स में। लेकिन मुनाफा वसूली जिन सेक्टर्स पर हावी है वो भी देखते हैं। ऑटो, बैंकेक्स, मेटल, ऑयल गैस, एनर्जी, पावर ग्रिड और इंफ्रा सभी दबाव के साथ। लेकिन कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर मुनाफा वसूली हावी है, इन्हीं सेक्टर से रिलेटेड एक नज़र लूजर्स पैक पर भी डाल लेते हैं, जहां पर कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां दबाव देखा जा सकता है। तो श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, बीईएल, एनटीपीसी, हिंडाल्को, ये तमाम हमने जो सेक्टोरल इंडाइसेस बताए उनके प्रमुख शेयर है। जब हम बात करते हैं फाइनेंस सेक्टर की, तो श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, बीईएल, कैपिटल गुड्स का बड़ा काउंटर, एनटीपीसी और हिंडाल्को अपनी चमक खोता हुआ। तो यहाँ पर मुनाफा वसूली हावी, बाय ऑन डिप का कॉल बनता हुआ। और आइए रुक करते हैं कुछ अहम खबरों का जो कि आर्थिक जगत से जुड़ी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके 2025 में 6.6% और वर्ष 2026 में 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया गया। यूएन की रिपोर्ट विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं यानी कि वेस्प के अनुसार मजबूत निजी खपत और निवेश में वृद्धि से भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र साबित होने का अनुमान है। दक्षिण एशिया में वर्ष 2025 में जीडीपी वृद्धि दर 5.7% रहने की उम्मीद जताई गई। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस बढ़त की अगुवाई
6.6% की बढ़ोतरी के साथ भारत करेगा। साथ ही रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी जो मुल्क हैं भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात बेहतर बताए गए, लेकिन इन क्षेत्रों में जो बाहरी मांग है उसमें गिरावट है, कर्ज को लेकर चुनौतियां हैं, जिसकी वजह से सामाजिक अशांति और जोखिम भी है। वहीं आर्थिक और सामाजिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र का जो कार्यालय है उसकी रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक वृद्धि की दर वर्ष 2024 में 2.8% से घटकर इस साल 1.8% रहने का अनुमान है। वहीं यूरोप में भी आर्थिक हालात में मामूली सुधार आने की आशा, और ऐसे में ब्राइट स्पॉट सिर्फ और सिर्फ भारत की आर्थिक चक्र में नजर आता हुआ। और अब बात करते हैं हाइड्रोजन इंजन से जुड़ी हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन इंजन या जो है और उसके ईंधन से चलने वाला जो ट्रेन इंजन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा हॉर्स पावर वाला इंजन है। उन्होंने बताया कि दुनिया में केवल 4 देश ही ऐसे हैं जो ये ट्रेन इंजन बनाते हैं। उन्होंने माना कि 500 से 600 हॉर्स पावर के बीच चलने वाले इंजन का उत्पादन वो देश करते हैं, लेकिन भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी तकनीक का उपयोग कर निर्मित इंजन की क्षमता कितनी है? 1200 हॉर्स पावर, यानी कि इससे जस्ट डबल, जो इस श्रेणी में सबसे अधिक मानी जा रही है। इस तरह की पहली ट्रेन का जल्द ही हरियाणा में जींद और जो सोनीपत मार्ग है उस पर परीक्षण होने की उम्मीद जताई गई है। अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि इंजन निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन अभी इसकी प्रणाली का जो एकीकरण है वो चल रहा है। और ऐसे में पूरी दुनिया जहां पर्यावरण को लेकर चिंतित है, जीरो कार्बन एमिशन की बात हो रही है, और ऐसे में परिवहन को लेकर भी कई तरीके और वैकल्पिक मार्ग खोजे जा रहे हैं जिनमें कम से कम कार्बन एमिशन हो। और इसी कड़ी में हाइड्रोजन ट्रेन की परिकल्पना सामने आई। इस ट्रेन को चलाने के लिए डीजल या बिजली का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग किया जाएगा। इसमें या तो हाइड्रोजन इंटरनल कंबंशन इंजन में हाइड्रोजन बर्न होकर पावर मिलेगा, या फिर इंजन के इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा। दोनों ही स्थितियों में ये पर्यावरण के बेहद अनुकूल है। बात आम्रपाली से जुड़ी हुई, जिसके अधूरे पड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना सख्त फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आम्रपाली प्रोजेक्ट में जो लोग पोजेशन नहीं ले पा रहे उनके लिए एनबीसीसी को निर्देश दिया कि उनके फ्लैट्स की बुकिंग कैंसिल कर दी जाए और उनके फ्लैट्स को रीसेल कर दिया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स का जिम्मा एनबीसीसी को दिया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सरकारी कंपनी एनबीसीसी काम को पूरा कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ इस पूरे मामले की कड़ी निगरानी भी कर रही है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया। इस फैसले से उन लोगों को परेशानी हो सकती है जिन्होंने फ्लैट ले लिया है लेकिन पोजेशन नहीं ले पा रहे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परियोजनाओं में फ्लैट का कब्जा लेने के लिए हर खरीदारों के नहीं आने पर बुकिंग रद्द कर दी जाएगी और फ्लैट जो अन्य खरीदार हैं उन्हें बेच दिए जाएंगे। और आइए बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो बात करते हैं 13 जनवरी 2025 की, जहां संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ मेले की शुरुआत होने जा रही है। और इस बार प्रशासन ने टेक्नोलॉजी के जरिए महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ में बदल दिया। कैसे? इन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। जहां प्रयागराज रेलवे जोन में आपको अब क्यूआर बेस्ड रेलवे टिकट मिलेगा। ड्रोन के जरिए महाकुंभ की निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर मुस्तैद ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्किंग जैसी टेक्नोलॉजी से महाकुंभ का जो ये मेला है उसे हाईटेक बनाया जा रहा है। आप वहां अगर पार्किंग करते हैं सरकारी पेमेंट प्लॉट्स पर तो फास्टैग के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल के सेंटर्स बनाए गए हैं। और इनका मकसद क्या है? क्योंकि एआई बेस्ड ड्रोन और वाटर सर्विलांस सिस्टम भी तैनात है। इनके जरिए सर्विलांस को और मजबूती मिलेगी। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए बहुभाषी चैटबॉट भाषिणी की सुविधा अब मौजूद है। यूपी सरकार ने भाषिणी ऐप लॉन्च किया। 11 भाषाओं से ज़्यादा
भाषाओं में ये भाषणी ऐप उपलब्ध है और ये अलग अलग भाषाओं को सपोर्ट करता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देश के कोनों से वहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। ऐसे में भाषणी ऐप बहुत मददगार साबित होगा। अब ये बहुत अहम है, AI बेस्ड लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर। लगातार ये बातें सामने आती है कि भाई कुंभ के मेले में लोग खो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। यहाँ पर मदद करेगा आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की सुविधा भी महाकुंभ के दौरान पुलिस प्रशासन को दी गई है। और ये जो डिजिटल सेंटर्स हैं, ये अपनों को जो अगर गुम हो जाते हैं उनसे मिलाएंगे। करीबन ऐसे 12 से 14 सेंटर्स बनाए गए हैं। और इस वक्त अगर हम ट्विटर की बात करें तो टॉप ट्रेंड कर रहा है डिजिटल महाकुंभ का ये हैशटैग। और अभी कुछ ही देर पहले हमने देखा कि आकाशवाणी के जो चैनल है, हम बात करते हैं महाकुंभ से जुड़ा हुआ, उसका भी लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। और इसी पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य देव साहब, को फाउंडर वामा.ऐप। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा यही है कि महाकुंभ को डिजिटल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, तो हम साफ तौर पर मान रहे हैं कि इस बार का जो महाकुंभ है वो तकनीकी गुणवत्ता से लैस होने वाला है। तो सबसे पहले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं आचार्य देव वामा ऐप से। तो जैसे हम लोग भी डिजिटल काम कर रहे हैं और आपने कहा ही, मैं सुन रहा था, आप बोल रही थी कि डिजिटली हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस डिजिटल से सॉल्व करने का है। इस महाकुंभ को जितना डिजिटल प्रदान कर दिया गया है, क्योंकि हर जगह डिजिटलीकरण कर दिया गया है, चाहे टिकट लेने से लेकर के और भक्तों के दर्शन तक। उसी क्रम में आप देखेंगे कि जितने भी संत लोग आए हुए हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, संत हैं, जिनका बहुत बड़ा टेंट लगता है और ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं खाने पीने रहने की लोगों की, जो जिसपे समाज को कल्याण की भावना से वो लोग काम करते हैं। कोई उनका पर्सनल वो नहीं होता है, तो वो लोग भी डिजिटली जा रहे हैं एक तरीके से। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे जा रहे हैं। जी, हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, और प्रयागराज में ही मौजूद हैं। अगर हम शैलेंद्र का रुख करें और वो हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं। शैलेंद्र, साफ तौर पर इस बार का जो महाकुंभ है, जहां डिजिटल तकनीक तो है ही, वहीं ये संस्कृति का अद्भुत संगम भी है, और ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस पूरे महाकुंभ को हाईटेक बनाया जा रहा है। देखिए, ये आंचल, ये दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ इसलिए ही कहा गया है, और ऐसे ही नहीं कहा गया है। 192 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लाइन मेला क्षेत्र में बिछाई गई है, जो ऑप्टिकल फाइबर बेहद ज़रूरी होता है। आप जानते हैं कि डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए पूरे मेला परिक्षेत्र में आप कहीं भी जाइए, एक तरह से बेहतरीन नेटवर्क मिलेगा। जो मोबाइल के तमाम सेवा प्रदाता हैं, तो उनकी जो सुविधा है, कहीं पर भी आपको कॉल ड्रॉप या इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरनेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेला क्षेत्र में, नदी किनारे बैठकर या फिर अखाड़े में। तो वो ऑप्टिकल फाइबर जो बिछाई गई है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। हमने देखा है कि सिर्फ डिजिटल इस मायने में नहीं है कि आप मोबाइल का या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, अच्छी नेटवर्क की या फिर तेज इंटरनेट स्पीड की सुविधा के साथ, बल्कि हर जगह पर आपको डिजिटल की छाप दिखाई देगी। जी, यूपीआई हम जानते हैं, दुनिया देख रही, भारत कितना आगे बढ़ा है। छोटे छोटे वेंडर्स तो यूपीआई का इस्तेमाल कर ही रहे हैं मेला क्षेत्र में, लेकिन एआई का इस्तेमाल, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सीसीटीवी कैमरों के जरिए है, जिसमें हेड काउंट कितने लोग मेला स्थल पर आ रहे हैं, तमाम सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए उसमें बहुत सारे एआई इनेबल्ड है। उनमें उनके जरिए दरअसल एक नज़र रखी जा रही है, और आप हाजिरी देखिए डिजिटल की गई है। एक स्कैन के जरिए पुलिसकर्मियों की हाजिरी डिजिटल हो गई है। 3 तरह के QR स्कैन अलग अलग लगाए गए हैं। किसी आप बिजली के खंभे पर जाइए, वहाँ पर एक स्कैन लगाया जा रहा है, जिससे अगर कोई दिक्कत होती है बिजली को लेकर तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरह के अभिनव प्रयोग किए गए हैं डिजिटलीकरण को लेकर, जो मेला में आने वाले
कुंभ महाकुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए है, जी। अखाड़ों में आने वाले साधु संत के सहूलियत के लिए है, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए है। जी। प्रशासन ने हर संभव तकनीक का इस्तेमाल इस पूरे मेला परिक्षेत्र में किया है। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए इसे डिजिटल महाकुंभ भी कहा जा रहा है। वहीं शैलेंद्र, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम कुंभ की जब बात करते हैं तो खोया पाया, और उसको भी सुदृढ़ करने के लिए कि भाई अगर कोई आपका अपना वहाँ खो जाता है, भगवान ना करे, तो डिजिटल सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि करीबन 40 करोड़ से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं, जो साधु हैं, उनके पहुँचने की उम्मीद इस बार के महाकुंभ में जताई जा रही है। जी देखिए, मैं थोड़ा इससे पहले से शुरुआत करूंगा कि महाकुंभ आने की अगर कोई योजना बनाता है तो वो कैसे आ सकता है। वो रेल मार्ग से आ सकता है, सड़क मार्ग से आ सकता है, या फिर हवाई मार्ग से आ सकता है, यहाँ कहाँ रुक सकता है। इसकी पूरी जानकारी कुंभ से जुड़ी, महाकुंभ से जुड़ी वेबसाइट पर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक विशेष वेबसाइट पर दी गई है, जिसमें आप सारी जानकारी ले सकते हैं कि आप जब आएंगे तो आप मेला कैसे जा सकते हैं, क्या क्या साधन होंगे, कैसे पहुंचेंगे, कहाँ कहाँ रुक सकते हैं अपनी क्षमता के मुताबिक। टेंट सिटी है, डोम सिटी है, तमाम अखाड़े हैं, शहर में जो होटल है, इन सब की पूरी जानकारी दी गई है एक जगह पर। तो यानी आप एक डिजिटल क्लिक पर बैठे हैं, आप एक क्लिक पर सारी जानकारी ले लें। और मेला परिक्षेत्र में जब कोई आता है, अगर किसी परिवार का कोई छोटा बच्चा या फिर कोई बिछुड़ जाता है, तो उसकी पूरी जानकारी डिजिटल कर दी गई है। यानी आप कोई भी पहुंचेगा जहां पर खोया पाया विभाग या इस तरह के जो अलग अलग काउंटर जहां लगाए गए हैं, तो उनकी पूरी जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी कि फला व्यक्ति या इस तरह का कलर या इतना उम्र, लड़का या लड़की, बुजुर्ग, वो फिलहाल यहाँ पर है। आप अगर आपके परिवार से जुड़ा है तो आप आ जाइए, उसे ले जाइए। उसका अनाउंसमेंट तो एक अलग जो परंपरागत तरीका है वो तो रहता ही है, लेकिन अब उसकी पूरी जानकारी डिजिटल होगी। तो ये है डिजिटलीकरण। यात्रियों की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो भी प्रयोग हो सकते हैं, वो मेला प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। बिल्कुल। यानी आप कैसे आएंगे, कहाँ रुक सकते हैं, क्या क्या इसकी सारी व्यवस्था अब आपको ऑनलाइन चल रही है, इस सारी जानकारी डिजिटल बिल्कुल ऑनलाइन अवेलेबल है। आचार्य जी, क्योंकि जब सब कुछ ऑनलाइन है तो ऐसे में साइबर विशेषज्ञों का भी रोल यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है, ख़ास तौर पर क्योंकि आपके पास सभी पेमेंट के साथ साथ कहाँ रुकना है, क्या खाना है, किधर आप जा सकते हैं, वो सभी जो आपकी सूचनाएं हैं वो डिजिटल ऐप्स पर उपलब्ध हैं। साइबर सुरक्षा के लिहाज से भी ये कुंभ अपने आप में अनूठा होने वाला है। जी, क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस ये है कि जो भी भक्त हैं, जो घर बैठे हैं या जो मेला क्षेत्र में जा रहे हैं दर्शन करने, स्नान करने, उनके साथ किसी तरीके का फ्रॉड ना होने पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ भक्तों को ही ठगा जाता है। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अपना एक विभाग उन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें से साइबर जो इस तरीके के लोग होते हैं उनको ताकि रोका जा सके, और जो भी भक्त जा रहे हैं उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। और जो देखिए, जैसे मेरा भी ऐप है, अगर मैं अपने ऐप के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, तो हम लोगों ने अभी साधु संतों के साथ मिल करके, बड़े बड़े महामंडलेश्वर के साथ जब मैं मिला, तो उन्होंने बताया कि इस बार की जो हमारी पूजाएं हैं, अनुष्ठान हैं, जो यज्ञ हैं, वो आप अपने ऐप के माध्यम से कैसे विदेशों तक पहुंचा सकते हैं। जो हमारे विदेशों में बैठे हुए भक्त हैं उनके तक आप कैसे पहुंचा सकते हैं। तो हमारा ऐप इस पे भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। लगभग 10 से 15 ऐसे महामंडलेश्वर हैं जिनके साथ हम टच में हैं, और हम आगे उनके लिए काम करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो साधु संत हैं उनके माइंड में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिजिटल आ चुका है कि डिजिटल ही हम आगे जाएंगे तभी मेरा बिल्कुल। और ये एक अद्भुत मिलन है जहां हम श्रद्धा, संस्कृति के साथ साथ सद्भाव और टेक्नोलॉजी को भी जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका प्रयागराज से जुड़ने के लिए, साथ ही साथ आचार्य जी आपका भी इन तमाम जानकारियों को इस मंच से साझा करने के लिए। तो महाकुंभ में जब हम बात कर रहे हैं
इस बार ये क्यों अलग है? ये अपने आप में वहाँ पर पहुँचने वाले जो श्रद्धालु उनके भक्ति भाव से तो अलग है ही, लेकिन किस तरह से अब ये हाईटेक हो चुका है जहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन की मदद से इसे और भव्य और दिव्य बना रहे हैं। वक्त थोड़ी से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बात करते हैं SIP से जुड़ी हुई। भारत में SIP निवेश में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जो मासिक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है यानी SIP, उसके निवेश में दिसंबर में पहली बार 26,000 करोड़ रुपए को पार कर दिया और ये छोटे निवेशकों द्वारा लंबी अवधि के निवेश के लिए म्यूचुअल फंड्स पर भरोसे को दिखाता है। साथ ही SIP के साथ म्यूचुअल फंड फोलियो की संख्या को में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। म्यूचुअल फंड फोलियो पिछले महीने 22 करोड़ से बढ़कर दिसंबर में 22.50 करोड़ हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले साल भारत में SIP निवेश में सालाना आधार पर 233% की बड़ी वृद्धि दर्ज की गई। वहीं स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार इस साल 23 दिसंबर तक का रजिस्टर्ड जो निवेशक है उनकी कुल संख्या 21 करोड़ से ज़्यादा थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की वजह से शेयर बाजार में लगातार तेज़ी देखी जा रही है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA एनालिटिक्स के अश्विनी कुमार का भी यही मानना है कि किस तरह से SIP में निवेश करना, ख़ास तौर पर जब हम रूल अपनाते हैं 35-35-35 का, तो उस लिहाज से SIP में निवेश करना एक निवेशक के लिए बेहद ज़रूरी और एक अच्छा विकल्प है। और वक्त चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची के CMPDI में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया। ये लैब कोयला उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए विभिन्न 5G आधारित एप्लीकेशनों के विकास, परीक्षण और संयोजन के लिए एक परीक्षण केंद्र के रूप में काम करेगा। फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने वित्त मंत्रालय रेवेन्यू सेक्रेटरी का पदभार ग्रहण किया। आदेशानुसार वह रेवेन्यू सेक्रेटरी के साथ साथ फाइनेंस सेक्रेटरी भी बने रहेंगे। ओडिशा कैडर के 1987 बैच के IAS तुहिन कांत पांडे को पिछले साल सितंबर में फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 10,730 करोड़ रुपए के इंडिया AI मिशन के तहत बोली लगाने वाली कंपनियों से 20,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी GPU के लिए प्रस्ताव मिले हैं। ये प्रस्ताव मांगी गई संख्या से करीब दोगुने हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय कृषि विभाग संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के साथ बैठक की। इस दौरान फलों और सब्जियों के लिए कोल्ड चेन प्रबंधन, स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट पहल और कृषि में AI और एडवांस तकनीकी उपयोग पर चर्चा हुई। सरकारी कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा का शुद्ध मुनाफा 27% बढ़कर 425 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में आंकड़ा लगभग 336 करोड़ रुपए था। क्विक कॉमर्स के तेज रफ्तार से बढ़ने से क्षेत्र में सबसे ज्यादा 5 लाख ब्लू कॉलर रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। हायरिंग प्लेटफॉर्म इंडीड के सर्वे के मुताबिक देश के विभिन्न उद्योगों में 2027 तक 24 लाख से अधिक ब्लू कॉलर मजदूरों की आवश्यकता होगी। सरकार जल्दी MSME क्षेत्र के लिए नई कर्ज गारंटी योजना शुरू करेगी। इसके लाने की तैयारी के तहत 100 करोड़ तक के कर्ज दिए जाएंगे। वित्तीय सेवा सचिव M नागराजू ने कहा कि योजना को मंजूरी के लिए शीघ्र कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। MSME निर्यात 2020-21 के 3.95 लाख करोड़ से बढ़कर 12.39 लाख करोड़ पहुंच गया। मेटा ने अमेरिका में अपने फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम को खत्म करने की घोषणा की है। अपने इस फैसले के तहत मेटा अब अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के फैक्ट चेक के लिए किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पर निर्भर नहीं रहेगी। लग्जरी कार विनिर्माता मर्सिडीज बेंज इंडिया इस साल बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों सहित 8 नए मॉडल पेश करने की योजना बना रही है। कंपनी के मुताबिक उसने पिछले साल 19,565 गाड़ियां बेची, जो 2023 की तुलना में 12% अधिक है। अमेरिका की प्रमुख फार्मास्यूटिकल्स कंपनी एलाई लिली एंड कंपनी बेंगलुरु के बाद अब हैदराबाद में एक नया वैश्विक क्षमता केंद्र यानी GCC स्थापित करने वाली है। इस GCC को लिली कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया के नाम से जाना जाएगा। इसमें भारी निवेश होने की उम्मीद है।